गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वो हिस्ट्री से ही है। एंशंट हिस्ट्री से है, प्राचीन इतिहास से है। और ये जो है पार्ट 3 है, पार्ट थर्ड है ये। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। और हाँ, जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हो सके, संभव हो सके तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। चलिए तो हम आगे बोलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी, ये ध्यान रखिएगा। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, ये ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक या कांस्य युगीन कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक, आपको पता है कि जो प्राचीन इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा है: प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक उसको कहते हैं जहाँ न जहाँ लिखा तो गया, सॉरी, जहाँ न पढ़ा गया। जबकि जो आद्य ऐतिहासिक है वहाँ लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। जो देखा जाए ऐतिहासिक है उसमें लिखा तो गया परंतु लिखा गया और पढ़ा भी गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखे रहना है कि जो यहाँ पास जो है आपको प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ये सब जो है ये चीज़ें मिलेंगी तीनों में। तो ये बोला प्राग ऐतिहासिक की बात कर रहा, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक में जो है उस समय देखा जाए तो ना उसे लिखा गया है, उससे न लिखा गया है न पढ़ा गया है। तो जब लिखा ही नहीं गया है तो फिर पढ़ा कैसे जाएगा? तो सीधी बात है, मतलब लिखित कोई विवरण मौजूद नहीं है। लिखित विवरण जो है वो उस समय के कोई मौजूद नहीं है। उस काल को जो है प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मैं बताया कि 3 भागों में प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक वो है जहाँ पास न लिखा गया न पढ़ा गया। आद्य ऐतिहासिक वो है जहाँ लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक वो है जहाँ लिखा गया और पढ़ा भी गया। तो ये ध्यान रख लेना। तो इसको बोल रहा है कि प्रागैतिहासिक है एवं कांस्ययुगीन, मतलब कांसा का उस समय प्रयोग होता था, वैसे युग को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता के निवासी जो है द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। जो दक्षिण में है वो द्रविड़ हैं। तो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। जुते हुए खेत तथा नक्काशीदार ईंटे के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से मिला है। नक्काशीदार मतलब ईंटा जो है अलंकृत ईंटा कह सकते हैं। जैसे ईंटा में कुछ कला, कुछ दिखाया गया होगा, उसमें कुछ बने होंगे। नक्काशी का दार ईंटे का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा। और आपको बता दिया हो कि कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियाँ। तो काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ जो वो होती थी उसको। आगे, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। तो एक सिंह वाले पशु का अंकन मिलता है किसमें? मोहरों पे। ये ध्यान रख लेना। जो उस समय हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें पाई गई हैं उसमें एक सिंही वाला पशु का अंकन मिलता है। उसके बाद जो है सिंधु सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक है, जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। भाव चित्रात्मक है, ये हो गया आपका दाहिना और दाएं से बाएं की तरफ आप जा रहे हो, तो ये दाया हो गया, ये बायां। तो हम इससे उल्टा लिखते हैं। अभी देखा जाए तो उल्टा लिख रहे हैं, क्योंकि हम लिखते हैं कहाँ से? लेफ्ट से राइट, ठीक है। जैसे हम बाएं से दाएं लिखते हैं ना, यहाँ से लिखना चालू करते हैं, लेकिन उस जो भाव चित्रात्मक लिपि है वो हमारे दाएं हाथ से यहाँ से चालू होती है और इधर लिखी जाती है। तो ये ध्यान रख लेना। तो तो भावचित्रात्मक जो लिपि है, भावचित्रात्मक लिपि जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले थे? चहुंदड़ों से तथा लोथल से, 2 जगह से मिले हैं। तो ये ध्यान रखें। मनके मतलब बता चुका हूँ, गुड़िया। सिंधु सिंधु सभ्यता के सभी नगरों में घरों के दरवाजे सड़क की ओर न खुल के पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो लोथल एक नगर है, ठीक है। और यहाँ पास आप देखेंगे कि जो जो दरवाजे हैं वो सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खोले जाते थे। मतलब ये सीधी बात है, ये सड़क है आपकी और ये आपका घर है।
तो घर है तो आप जो दरवाजे हुआ करते ये सामने की तरफ नहीं खुलते थे, इनके दरवाजे पीछे हुआ करते थे। ये ऐसा इन लोग सोचते थे कि ये जो सड़क है तो यहाँ से अगर गाड़ियाँ मतलब उसमें बैलगाड़ी और ये सब जो भी चीज़ें थी जो चलेंगी तो इनका धूल जो है वो अंदर आ जाएगा, या फिर जो बच्चा है तो निकल के सीधे रोड पे आ जाएगा। तो इसलिए जो है ये दरवाजे पीछे खोलते हैं। आप भी देखे होंगे कि जिनके घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो सामने के गेट को हमेशा बंद करे रखते हैं, अंदर से बंद कर देते हैं, ताला मारते को खोल ना सके, नहीं तो सीधे रोड में आ जाएगा। वही चीज़ें उन लोगों ने भी सोच के ये चीज़ें की हैं पीछे। और जबकि लोथल जो है, लोथल के दरवाजे बस सामने के थे, बाकी जो है वो पीछे की ओर खुलते थे। ये ध्यान रख लेना, लोथल के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, बाकी सभी दरवाजे पीछे खुलते थे। मतलब लोथल नगर है उसका दरवाजा आगे सड़क की तरफ खुलते थे, बाकी जो अन्य नगर हैं उनके दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। आगे ये हड़प्पा सभ्यता का समाज चार प्रमुख वर्गों में विभाजित था। चार प्रमुख वर्गों में विभाजित था: विद्वान, योद्धा, व्यापारी और तथा श्रमिक। तो विद्वान कौन होते थे? ब्राह्मण, जो विद्या देते थे, जो ज्ञान देते थे, जो पढ़ाने लिखाने का काम हुआ करता था उनका। योद्धा, जो युद्ध लड़ते थे, ठीक है, जैसे क्षत्रिय जो है ये योद्धा। व्यापारी वर्ग ये, और श्रमिक वर्ग। तो ये चार भागों में बटे थे। तो वर्ग व्यवस्था में जो है चार वर्ग था, ये जो था विद्वान, योद्धा, व्यापारी तथा श्रमिक वर्ग, ये चार वर्ग हुआ करते थे। आगे तौल की इकाई जो है संभवतः 16 के अनुपात में हुई, 16 के अनुपात में हुई थी। क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्राचीन इतिहास है ये अनुमान पे आधारित है, इसका देखा जाए तो एथेंटिक जानकारी नहीं मिलती है। ये ध्यान रख रहिएगा, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में मिल जाता है, पूरा चीज़ लिखित में मिल जाता है, साक्ष्य मिल जाते हैं। तो ये जो है ये अनुमान लगाया गया है कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखे रहना है आपको। तो तौल की इकाई जो है संभवतः 16 के अनुपात में थी। आप लोग देखे होंगे, जो पुराने लोग भी होंगे तो बोलते हैं ना 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना। तो ये जो है ये संभवतः जो तौल की इकाई जो होती वो 16 के अनुपात में थी। जैसे बोला 16 आना के बराबर 1 रुपया होता है। तो ये ध्यान रख लेना, तो तौल की इकाई जो है वो 16 के अनुपात में थी। आगे सिंधु सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार की तीन प्रथाएं प्रचलित थीं। तीन प्रथाएं प्रचलित थी। तो एक जो है पूर्ण समाधि मुस्लिम विधि से, क्योंकि पूरे जो है इनमें जो है मतलब इनमें जलाया नहीं जाता, उनको खन के उनको गाड़ दिया जाता है, मिट्टी को हटा के फिर अंदर गाड़ दिया जाता है। दूसरा जो है आंशिक समाधिकरण, जो किसमें होता है? पारसी विधि से मिलती प्रथा है जो आंशिक समाधिकरण। तीसरा जो है दाह संस्कार, दाह संस्कार जिसमें जला दिया जाता है, ये हिंदू विधि से मिलती प्रथा है। तो ये तीन विधियां थी सिंधु सभ्यता में मृतकों को अंतिम संस्कार करने की। तो एक विधि तो पूर्ण समाधि, दूसरा आंशिक समाधिकरण, और तीसरा जो है दाह संस्कार। तो ये ध्यान रख लेना। तो आपको तो पता है कि पहला जो है वो मुस्लिम विधि से मिलता है, और तीसरा जो है वो हिंदू संस्कार से। ये जो आंशिक समाधिकरण है वो किससे? पारसी विधि से मिलता है। अगला, सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। उस समय जो है पर्दा प्रथा तथा वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा मतलब घूंघट जो भी है, पर्दा प्रथा तथा वैश्यावृत्ति जो है वो सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। आगे वृक्ष पूजा, शिव पूजा तथा कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय था। तो वो जो थे वो वृक्ष पूजा, शिव पूजा एवं कुबड़ वाला सांड को जो है इस सभ्यता के लोग जो है वो पूजा करते थे, ठीक ना। तो ये ध्यान रख लेना। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो प्रकृति को पूजते थे, जिनसे उनको फायदा होता था। जैसे सीधी बात है, वो देखा जाए तो जैसे सूर्य के उपासक थे, सूर्य की उपासना करते थे। क्यों? क्योंकि उनसे उनको रोशनी मिलती थी, ठीक है। अब देखोगे कि वृक्ष पूजा क्यों? तो पेड़ से उनको ऑक्सीजन मिलता था, छाँव मिलता था, ये चीज़ भी थी, ठीक है। कुबड़ वाला बैल उनको जो है वो तो पूजनीय थे, साथ में जो हल जोतने के भी वो चीज़ें काम में आते थे। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि इनसे जो लाभ होता था उन्हीं को ये पूजते थे, ठीक है। यहाँ पास जो है मन मर्जी के देवता नहीं हुआ करते थे। जो उत्तर वैदिक काल में आते आते जो मन मर्जी के देवी देवता हो गए वो जो है इधर नहीं थे। ये सिर्फ प्रकृति को पूजते थे, जिनसे उनको फायदा होता था उनको ये पूजते थे। तो ये ध्यान रख लेना। आगे
सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सीधी बात है, क्योंकि उनसे क्या है, अन्न उत्पादन हो रहा, तो उनको पूजते थे धरती को। आगे हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा में शवों को दफनाने तथा मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। ठीक है, तो हड़प्पा में आपको पता है कि हड़प्पा नगर की खुदाई हुई थी सबसे पहले 1921 में, तो वहाँ जो है दफनाने तथा मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। आगे स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता का देन थी। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, इस सभ्यता से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। तो ऐसे ऐसे बनते हैं, शायद मुझे बनाते तो नहीं आता सही से, आप देख लीजिएगा सही है या गलत। तो ये जो स्वास्तिक के चिन्ह है, ये जो है स्वास्तिक का चिन्ह है, हड़प्पा सभ्यता का देन थी। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। आगे सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी प्रकार के मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो ये ध्यान रखना, सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी प्रकार के मंदिरों का अवशेष नहीं मिले हैं। आगे हड़प्पा वासी चांदी से परिचित थे। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास L.A. वेंडल ने किया था। आगे स्त्री की मृड मूर्तियाँ मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। तो ये ध्यान रख लेना, सिंधु घाटी सभ्यता किस मतलब कैसी सभ्यता थी, तो ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। ये कैसे अनुमान लगाया गया कि मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, स्त्री की जो मूर्तियाँ मिली हैं वो मिट्टी की थी, तो स्त्री की मूर्तियाँ अधिक मिली है, इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये जो काल था, ये जो समय था, वो मात्र सत्तात्मक था। आगे सैंधोवासी सूती तथा ऊनी दोनों वस्त्रों का प्रयोग करते थे। आगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांसे की मूर्ति सिंधु कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। तो नाचती हुई मूर्ति, नर्तकी मतलब नाचने वाली, नर्तकी की कांसे की मूर्ति सिंधु कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। सिंधु वासियों को गन्ना का ज्ञान नहीं था। आगे मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा से प्राप्त कुछ मुहरों पर पशु बलि के प्रमाण मिले हैं। पासा इस युग का प्रमुख खेल था। सिंधु सभ्यता के लोग योगासन भी करते थे, ये ध्यान रख लेना, योगासन भी करते थे। ठीक है, योगासन भी करते थे। आगे योगासन भी करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। सिंधु सभ्यता से है, तो मेहुला का मतलब क्या है, तो सिंधु सभ्यता। सिंधु निवासियों को जीवन का मुख्य उद्यम क्या था, तो कृषि था, कृषि का। आगे सिंधु काल आयातित वस्तुएं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल था, उस समय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होते थे। राष्ट्रीय के व्यापार के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होते थे, अन्य देशों के साथ भी व्यापार होते थे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पास, तो यहाँ तांबा, तांबा कहाँ से, खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ, तो राजस्थान में खेतड़ी, बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया, ओमान, यहाँ से क्या ये चीज़ें चलती थी, क्या चीज़, तांबा का व्यापार चलता था। उसके बाद सोना, सोना जो है कहाँ से, कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान। चांदी कहाँ से आती थी, अफगानिस्तान, ईरान से। टिन अफगानिस्तान, ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्थ मेसोपोटामिया से। सीसा ईरान से। फिरोजा ईरान तथा अफगानिस्तान से। नील रत्न कहाँ से, बदरूसी से। तो ये ध्यान रख लेना ये चीज़ें। आगे अब जो है प्रमुख धार्मिक प्रतीक चिन्ह, तो स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो किसका प्रतीक बता रहा, तो सूर्य उपासना का। कि मतलब जो स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, तो इससे पता चलता है कि सूर्य की उपासना की जाती थी, मतलब सूर्य को पूजा जाता था। मैं बता चुका हूँ कि इस समय के लोग जो है वो तर्क करते थे, और जो उनको लाभ की होती थी तो उसी को वो पूजते थे। जैसे सूर्य से मैं बताया आपको कि उनको जो है उनसे उनको ऊर्जा मिलती थी, और उनसे कह सकते हैं हम, उनसे उजाला ये सब मिलता था, तो ये जो है उनको पूजते थे। ताबीज, ताबीज जो है वो किसकी, तो ताबीज जो है प्रजनन शक्ति की।
पहचान थी। बैल शिववाहन, सर्वाधिक धार्मिक महत्व वाला पशु। श्रृंग तो शिव का रूप है। युगल सावधान, पति के साथ पत्नी का सती होना। भैंसा देवताओं की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक है ये। तो ये सारी चीज़ें थी। और ये जो थी सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये नगरी सभ्यता है, ये ध्यान रखे रहना। और जब भी एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ें तो जो नगर पालिका है उसको ध्यान में रख के पढ़ें आप, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि शहरीकरण ही तो नगर पालिका है। तो मान लीजिए शहरों में महिलाओं की स्थिति अच्छी है, महिलाओं की स्थिति अच्छी है, गाँव की अपेक्षा तो अच्छी ही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। शहरों में जो है जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होती है, आप देखते हो नालियाँ ढकी हुई, ये सारी चीज़ें होती है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें भी नालियाँ ढकी हुई होती हैं। ठीक है। और मातृसत्तात्मक व्यवस्था आप देखोगे तो महिलाएं जो हैं शहरों में जो है अधिक तेज हैं। अगर गांव की अपेक्षा देखा जाए तो महिलाएं जो हैं वो हर काम कर लेती शहरों की। बच्चों को स्कूल भी छोड़ आएंगी, फिर उनको ट्यूशन भी छोड़ आएंगी, और टिफिन भी बना लेंगी, सब कुछ करती हैं शहरों में। तो आप इससे जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, आप सीधे रट नहीं सकते, रटोगे तो आपको याद नहीं होगा। आप किसी न किसी से रिलेट करके ही पढ़ना पड़ेगा इसको। और जब भी सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ें तो आप इसको पहले सामने शहर को ध्यान में रख लें, जैसे शहरों में होता है वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में भी रहा है। क्योंकि शहरों में देखो कि जातिवाद, छुआछूत, ये सारी चीज़ें जो है बाहा आडंबर बहुत कम होते हैं। ठीक है। वो सिर्फ तर्क करते हैं, जिसमें उनको फायदा होता है वही काम करते हैं। लेकिन गांव में ये चीज़ें होती हैं। तो आप जब जैसे आप ऋग वैदिक काल, उत्तर ऋग वैदिक काल पर होगे तो ये चीज़ें सारी चीज़ें आ जाएंगी, छुआछूत, जातिवाद, ये सब प्रथाएं, रूढ़िगत प्रथाएं, ये सब दिखने लगेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी। तो इसलिए जब भी सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ें तो उस शहर को ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी इसको समझने में। तो हाँ, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।